महाराष्ट्र चुनाव की हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए, नॉमिनेशन के लिए दरवाजा खुल गया है, डेट आ गई है और सब लोग अब एक एक करके आपको छोटे बड़े नेता नामांकन करते दिखाई देंगे। लेकिन नामांकन तो तब हो जब पहले पार्टियों के बीच में यह तय हो कि भाई कौन कितनी सीट लड़ेगा, कौन सी सीट लड़ेगा, तब तो उम्मीदवार का नंबर आएगा। अब उम्मीदवारों की लिस्ट सबके पास तैयार रहती है सब सीटों के ऊपर, लेकिन जब सहयोगियों के साथ फाइनल हो जाता है उसके बाद फिर अपने उम्मीदवार को बताते हैं कि अच्छा भाई तुम्हारा फाइनल हो गया है। जहां जहां पर झगड़ा ज्यादा बढ़ जाता है वहां लोग पहले ही डिक्लेयर कर देते हैं अपने आप। जैसे अखिलेश यादव जिस मोड में आजकल चल रहे हैं, किसी की नहीं सुनेंगे, वो पहले अपने आप सब कुछ तय कर लेते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि बहुत बड़ा चुनाव है और तीन तीन पार्टियां दोनों तरफ हैं। हालांकि इसमें एमबीए महायुति में जो है उस वहां पर ऐसा नहीं लग रहा कि कोई ज्यादा विवाद है, होगा भी तो कुछ एक सीटों पर होगा क्योंकि बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट डिक्लेयर कर दी। उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल संजय राउत जो बहुत नाराज हो गए थे कांग्रेस पर बीच में, अब थोड़े से शांत हैं, वो क्या कह रहे हैं। और बीजेपी के चंद्रकांत पाटिल पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वो कह रहे हैं बाला साहब की पार्टी का ऐसा हाल देखा नहीं जाता। सुनिए। कांग्रेस नेताओं के साथ उद्धव ठाकरे जी और हम सब शिवसेना के नेता लोग उनके साथ भी चर्चा करेंगे और बाद में हम देखेंगे आगे क्या करना है। लेकिन सब कुछ ठीक ठाक है, चिंता मत करिए। सर, मुंबई की 3 सीटें और विदर्भ की 12 सीटों की जो बात चले जिसको लेकर तनातनी थी, अभी क्या स्थिति, क्या पूरा हम देख लेंगे ना, तो मीडिया पर क्यों बात करूं, वो हम देख लेंगे। 3 सीट, 4 सीट, 15 सीट, 288 सीट पर चर्चा चलती है ना, 2-3 सीट की थोड़ी चर्चा होती है, हो जाएगा सब, आप चिंता मत करिए। बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी के ये हाल होते देखना ये हम जैसे को नहीं सहता, इसलिए हम बोलते हैं कि आपकी 18 सीटें थी लोकसभा में, 9 हो गई। आपसे बाहर निकले हुए एकनाथ जी की, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की 7 हो गई। लेकिन आपको बहुत क्षति पहुंची, बहुत अपमानित आपको कर रहे हैं। अब शायद पीछे जाने का रास्ता बंद हुआ है, उससे महाविकास आघाड़ी टूटेगी, शिवसेना बाहर निकलेगी, फिर से बीजेपी के साथ आएगी, ऐसी कोई संभावना मुझे लगती नहीं। कह रहे हैं मतलब सब जो है फिक्स हो गए जहां हैं अब, यही मतलब हुआ ना उनके कहने हाँ, का? वो कह रहे हैं थोड़ा आगे चले गए हैं, पीछे लौटने का नहीं है, का गठजोड़ बदल नहीं सकता। हालांकि जिस तरह से कह रहे थे उसमें अंतिम समय तक लगा, कह रहे हैं कि नहीं हो जाए। तो यही तो सस्पेंस है। तो कल के हमारे 10 मिनट खराब हो गए, मतलब हमने तो 10 मिनट यही चर्चा की कल। हम लोगों के जो चर्चा के 10 मिनट थे, दरअसल वो तो सार है ना, अंतिम तय तो इन्हीं लोग करना। हो सकता है कल देख के भी कुछ प्रेरणा मिली हो। अच्छा, ठीक। नहीं, बवाल इतना मचा हुआ है विकास आघाड़ी के अंदर कि ये कह दिया गया उद्धव ठाकरे की तरफ से कि अगर नाना पटोले बैठक में आएंगे तो हम बैठक में नहीं रहेंगे। तो फिर नाना पटोले को जो अध्यक्ष है उनको बाहर कर दिया गया है, बाला साहेब थोरात को जिम्मेदारी दे दी गई है। अब सारी बैठकें बाला साहेब थोरात कर रहे हैं। वो शरद पवार से मिलने गए, अभी उद्धव ठाकरे से मिलने जाने वाले, चले गए, मातोश्री पहुंच गए, वो पहुंच गए। बाला साहेब थोरात देख रहे हैं। जो प्रदेश अध्यक्ष आपके, जो पार्टी का पक्ष बहुत अच्छे से रख रहे थे, जो विदर्भ से आते हैं, विदर्भ को समझते हैं, उन्होंने विदर्भ की बात रखी थी कि कांग्रेस कितनी मजबूत है, कितने सीटों पर लड़ना चाहिए, कितने सीटें शिवसेना को देना चाहिए। जब वो उन्होंने पूरी तरीके से पार्टी को भी समझा दिया था। उद्धव ठाकरे की राहुल गांधी से क्या बात हुई, संजय राउत की मल्लिकार्जुन खड़गे से क्या बात हुई, फिर आदित्य ठाकरे ने कल मल्लिकार्जुन खड़गे से रात को बात की। अब कहा जा रहा है कि उनसे कह दिया गया है प्रदेश अध्यक्ष से कि आप थोड़ा आप साइड में हो जाइए, फिलहाल कमान आप बाला साहब थोरात को दे दीजिए। तो अब पीसीसी चीफ को ही साइड कर दिया। अब ये देखिए, जो आदमी विदर्भ को समझता है, विदर्भ का नेता रहा है, वहां का सांसद रहा है, आप उसको कह रहे हैं कि आप विदर्भ की बात मत कीजिए। मैंने वो प्रदेश अध्यक्ष है, वो आप तो एक्सपर्ट हो वहां के। मैंने तो जो एक दो लोगों से पूछा, कांग्रेस के लिए सबने कहा कि नाना पटोले परफेक्ट आदमी है डील करने के लिए, बहुत अच्छे आदमी है, दबाव में नहीं आते, बहुत अच्छे विधानसभा स्पीकर रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, भारतीय जनता पार्टी में भी रह चुके हैं। गठजोड़ में थोड़ा ये होता जो है। आपने कहा कि दबाव में नहीं आते, यही तो गठजोड़ के लिए मुश्किल होती है। गठजोड़ में गठजोड़ में फ्लेक्सिबल, वो अपने पार्टी की बात अच्छे से रख रहे हैं। अपनी पार्टी के लिए भी कई बार है ना लचीलापन। मुझे लगता है कि गठजोड़ में ये वाली चर्चा नहीं करनी चाहिए, कौन अड़ गया, कौन निकाल ले गया काम, उसकी चर्चा वो ज्यादा काम है। ऐसा तो नहीं, ये सब इसीलिए इतनी नाराजगी उद्धव ठाकरे और उनके नेता इसलिए दिखा रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री वाली बात नहीं बन पाई, कौन होगा मुख्यमंत्री। नहीं, वो एक तो रीजन है, मतलब मुख्यमंत्री के नाम पर फिर भी बाद में चर्चा हो सकती है, लेकिन सीटों का बंटवारा ही नहीं होगा। अगर सीटों पर सहमति नहीं बनेगी तो मुख्यमंत्री के नाम पर कहां से चर्चा होगी। पहली प्राथमिकता इनकी सीटों के बंटवारे की। पंक्ति लिखी है, सबही नचावत राम गोसाई। तो राम तो नहीं है, वहां एक शरद है, वो अपने मौन धारण किए हुए हैं, जो कुछ चाहते हैं वो जो है संजय राउत उनकी माउथ पीस बन के बोल रहे हैं। फिर वो बीच में अपना आके बीच में पंचायती करते हैं। बहुत दोनों का एक ही है। वो रेफरी हो गए, सुना है सर। नहीं, रेफरी नहीं है, रेफरी तो मालिक करता है, रेफरी नहीं है। वो जो चाहते हैं वो करवा रहे हैं कि किसी प्रकार से कांग्रेस को इतना दबाव में लाओ कि थोड़ा पीछे रहे और हम लोग जो है उससे आगे रहे।
ये उनकी रणनीति है। सुनिए, एक लाइन बोल दूंगा, आनंद आएगा। 2022 में उन्होंने एक बयान दिया था कि कांग्रेस आज उस जमींदार और राजा की तरह है जिसका सब कुछ लूट गया है, लेकिन दरवाजे पर आके बताता है कि ये भी घर मेरा था, ये जमीन मेरी थी, ये यहां से यहां तक हमारा राज था। और पूरा बयान सुर्खियां पूरे देश में चला था, अगर आप लोगों को याद है। तो धारणा तो अंदर वही होगी ना, गठबंधन बन गया है। सही। जरा अब जल्दी से सर्वे बड़े से आगे, नहीं तो महत्वपूर्ण हिस्से छूट जाएंगे। अब जरा बीजेपी ने जो 99 कैंडिडेट्स डिक्लेयर किए हैं, जो मेरे मन में सवाल था उस पर हम लोग बात नहीं कर पाए थे, मतलब मैं नहीं बात कर पाया था आपसे। इतने मौजूदा विधायकों को टिकट देने का क्या मतलब, ये क्या बताता है पार्टी के बारे में? 99 में से 79 रिपीट हुए हैं। देखिए, सबसे बड़ा कारण तो है कि क्या भाई, अब जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति हुई है, 6-6 दल मैदान के अंदर है, बगावत की ज़्यादा संभावना रहेगी। आप टिकट काटोगे, वो दूसरी जगह चला जाएगा या भितरघात करेगा। तो पार्टी ने कहा कि जहां बहुत आवश्यक हो वही काटो, अदरवाइज बगावत पार्टी के अंदर न्यूनतम हो। और मैक्सिमम विधायकों के खिलाफ बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी थी भी नहीं, मतलब जो रिपोर्ट सर्वे आया था, बहुत से खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। हालांकि सही कि 14 से 15 विधायक ऐसे थे जिनके खिलाफ टिकट कटना चाहिए था। और कई तो विधायक ऐसे हैं कि जिनको चल नहीं पाते, जो बिस्तर से उठ नहीं पाते, उनको आप टिकट दे रहे हो। रामदास कोलमकर, 4 लोग लगते हैं उनको उठाने के लिए, आप उनको टिकट दे रहे हो। मनीषा को आप दे रहे हो, वो चल नहीं पाती, आप उनको टिकट दे रहे हो। ठाकुर मैडम को आप टिकट दे रहे हो, जो चल नहीं पाती, आप उनको टिकट दे रहे हो। तो मुझे लग रहा है कि जो 5-5 बार के सांसद विधायक रह चुके हैं, और मोटे तौर पे आप कह रहे हैं ये कॉन्फिडेंस है कि हमारे विधायकों के खिलाफ नाराजगी नहीं है। जो कटा है ना, सुनिए, 10 कटा है, उसमें आपको बता रहा हूं। मुंबई में 17 जीते थे, 14 दिए हैं। 3 मौजूदा विधायक हैं, पराग शाह घाटकोपरपुर, भारती लवेकर बरसोबा, सुनील राणे बोरीवली। इन तीनों को नहीं दिया है। फिर आगे बता के फिर बताऊंगा इस बार। अब यह है कि आगे चलेंगे तो ऐसे ही कुछ, जैसे अब एक जगह इनको अशोक चौहान की बेटी को देना था, तो भोकर से तो अब क्या कर सकते थे, भोकर से अपने आदमी को नहीं दे सकते। श्री जया चौहान ऐसे कई लोग हैं। हाँ, वैसे उतना ही है। अब जैसे बावन कुले को कामठी सीट से उतारा है। अब पहले जीत चुके थे, लेकिन पिछली बार उनको टिकट नहीं देने से हुआ कि एक बड़े वर्ग का वोट हमसे कट गया। सर, अब वो मेन जातियों वाली बात जो इसमें, वर्ग और जाति वाली बात जो इस स्टडी में आई है सामने, किन जातियों में महायुति को बढ़त है? महायुति मतलब बीजेपी, शिवसेना, अजीत पवार साहब की एनसीपी। तो इसमें अपर कास्ट में 45% पॉइंट की लीड है। थोड़ा सा भाषा अलग है सर्वे की, आप गौर कीजिएगा। इसमें है कि 45% की ओवर एंड अबव बढ़त है दूसरे लोगों के ऊपर। मराठा में 18% की लीड है बाकी पार्टियों के ऊपर या बाकी दूसरे महाविकास आघाड़ी के ऊपर। तो आप मराठा में आगे हो, आप अपर कास्ट में आगे हो। ओबीसी में 16% से आगे चल रही है महायुति। दलित में 7% से आगे चल रही है एमवीए से महायुति। तो अब अगर आप अपर कास्ट में आगे हो, मराठा में आगे हो, ओबीसी में आगे हो, दलित में आगे हो, तो रह क्या गया? और रिच वोटर्स में 17% आप आगे हो। पहले इसी की बात कर लीजिए, फिर बताता हूं एमवीए कहां आ गया। एक तो ये सौरभ जी, मुझे लग रहा है कि आपने जो शुरू में कहा ना कि सर्वे से डर लगता है, अब सर्वे करने वालों को भी डर लगता है और बहुत जोर लगता है। इतना जोर लगता है कि देखिए लीड है। लीड का मतलब क्या हुआ? अगर किसी को 1% की भी लीड है तो बड़ा शानदार होता है। आप 7%, 8%, 13% और तो और 45% तक की लीड बता रहे हैं, तो इसके बाद कुछ खेल बचता है क्या? फिर तो कुछ बचता ही नहीं, फिर तो चुनाव खत्म हो गया, महायुति शानदार जीत हासिल हम करेगी। अपने डिस्कशन की सरलता के लिए और व्यूअर्स को तक बात पहुंचाने के लिए इतना मान लें कि भाई अपर कास्ट में बीजेपी आगे, मराठा में बीजेपी या मतलब महायुति आगे, ओबीसी में आगे, दलित में आगे। ये जो 45, 18, 16 है सर्वे में तो ऐसे ही ये लिखा तो है। क्लीन स्वीप दिखा रहा है। सर, इसको इस आधार पर देखिए कि क्या 2024 लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी का वोट इस रूप में आया है कि नहीं आया? ऐसे देखिए आप, मैं कहता हूं, आप मराठवाड़ा की बात कर रहे थे, अभी 33% मराठा पॉपुलेशन दिखाई है। आप मराठवाड़ा में वाइप आउट हो गए। 8 सीटें ले लीजिए। महाराष्ट्र में दलित मतदाताओं का वोट लेना भाजपा के लिए टेढ़ी खीर होता है, सब हमेशा से रहा है। जो विदर्भ जो कहते हैं ना कि विदर्भ में हारते रहे, तो वजह ही वही रही भाई। 7% तो क्या है, 7% की लीड है। 7% की लीड मतलब अगर वो 40 पा रहे होंगे तो 47 पा, तब तो फिर जीत गए। तो मराठा में 18% है भाई। यही तो मैं कह रहा हूं। आपको एक को वोट नहीं दिया, एक सीट नहीं दिया, जिसके लिए आपको शरद पवार और सबसे कहना पड़ता है कि ये लड़ाई इधर चल रही। तो मुझे लगता है ये जो सर्वे है, बता रहे कि भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलता है। अब अगर आप 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, तो सिर्फ 2 आप देखिए सिटी बेस है, एक पुणे है, मुंबई नॉर्थ है,
बाकी सारी सीटें आपने रिमोट एरिया से जीती है। जो बड़ी सीटें मुंबई की, जो दक्षिण मुंबई आता है, वहां से शिवसेना के अरविंद सावंत जीते। पहले सर एक ही इसी पे बात कर लेते हैं। अब अपर कास्ट में तो देखिए कोई डाउट है नहीं, इन्हीं को जा रहा होगा वोट, माना जा सकता है। मराठा वोट अगर आप 18% से लीड कर रहे हो तो इसका क्या मतलब है? मराठा अभी जून से मई से लेकर के नवंबर में इतना बदल गया मन। देखिए, अब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने, मराठा बने, तो वो उसका एक आपको मिला। अजित पवार आपके साथ है, वो एक मराठा आपके साथ जुड़े हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के मराठा के अंदर आधार रहा है। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को मराठा वोट नहीं करते थे। लोकसभा मराठा वोटर्स बटा हुआ रहा है हमेशा। बदला क्या है? राष्ट्रवादी कांग्रेस का वोट बैंक रहा है, कांग्रेस का रहा है, शिवसेना का रहा है, सब में बढ़ता था। लेकिन जिस एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री आपने बना दिया, और एकनाथ शिंदे, इसमें कोई दो राय नहीं कि भले ही वो शिवसेना के रहे, मराठा नेताओं के रूप में उनकी ज्यादा रही है, मराठा संगठन में उनकी अच्छी पकड़ रही। शरद पवार के बाद अगर मराठाओं में किसी नेता की अच्छी पकड़ रही होगी, भले ही शिवसेना में रहने के बाद, तो वो एकनाथ शिंदे रहे, जो सातारा से आते हैं। तो मराठाओं को उसके कारण वोट गया इनके पास इस बार। तो ये एक बड़ा कारण रहा है कि एकनाथ शिंदे के कारण आप ये मान सकते हैं कि 18 पॉइंट की लीड हो मराठा वोट में बीजेपी मैं को। समीर जी से ये समझना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव में, ये लीड पर मैं सवाल नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं लोकसभा से विधानसभा चुनाव में जो पॉलिटिकल लीडरशिप है या पॉलिटिकल डिवीजन है, उसमें क्या बदलाव आया है, ये बताइए मुझे। शिंदे साहब तो लोकसभा के वक्त भी थे, अजीत पवार साहब भी वहां पर थे, रिच उनके साथ पहले भी थे। आज क्या बदलाव आया है जो आप कह रहे हैं कि नहीं शिंदे साहब के आने से? शिंदे साहब तो बहुत समय से वहां पे 2 साल से मुख्यमंत्री हैं, क्यों नहीं जीती लोकसभा? ये इस वर्ग के लिए नरेंद्र मोदी प्लस पॉइंट है। इस वर्ग के लिए आप ये भी नहीं कह सकते कि वो आरक्षण खत्म होने वाला कार्ड इन पे चल गया हो। नहीं, अब विधानसभा में मनोज जरांगे ने जिस तरीके से मराठाओं को लेके मूवमेंट चलाया, हालांकि वो तो पूरा पॉलिटिकल पूरा उनका मामला बन गया है। अब मनोज जरांगे तो सीधे सीधे बीजेपी को वोट न करने की अपील कर रहे हैं, कह रहे हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी का मजबूत कैंडिडेट है वहां पर अपना कैंडिडेट उतारने वाले। मतलब वो जिस तरीके से मनोज जरांगे मराठा वोट कर लेके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लग रहा है इसका विधानसभा चुनाव में कुछ मराठवाड़ा के कुछ सीटों में ऐसा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन मराठा मूल रूप से इस बात को जानते हैं कि आरक्षण किसी भी स्थिति में कोई देने की नहीं है, कि सुप्रीम कोर्ट इससे खारिज कर चुका है। 10% का आरक्षण तो इन्होंने ही दिया है। देवेंद्र फडणवीस दे चुके थे उसके पहले भी, तो वो खारिज हो गया था। इसके बाद ये लेके आए, वो खारिज हो गया। तो मराठा कम्युनिटी तो चल रहा है ना, 10% आरक्षण तो चल रहा है। मराठाओं को आरक्षण सबने दिया है, सवाल ये किसमें से देंगे। तो इसीलिए पिछड़े वालों में से कुछ कटता है, अतिरिक्त काटते हैं तो कहते हैं कुनबी सर्टिफिकेट दे देंगे। इतना कॉम्प्लेक्स मसला है और कोई पार्टी उसके खिलाफ नहीं। अभी तो ओवर एंड अबव 50%, 10% मिल रहा है ना। नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गया था। उसके बीच में इन्होंने प्रोविजन किया है जिसको कहते हैं चोर दरवाजा निकाला कि हम कुनबी सर्टिफिकेट तो उससे एक और, ये किया, उससे भी एक और अलग से करेंगे तब तो फिर सुप्रीम कोर्ट में आएगा ना। ऐसे कैसे अलग आप तो दिया ही नहीं है ना, वही तो झगड़ा चल रहा है, अलग कैसे देंगे? 18 जातियों को बीजेपी ने पिछड़ी जाति में शामिल किया है। बिल्कुल, वो देखिए एक 2-3 लाइन में बोल देता हूं। कांग्रेस एनसीपी शरद का जो गठबंधन है वो दलित, मुस्लिम, कुनबी और मराठा समीकरण पर टिका हुआ है। ये 4 है। शिवसेना के आने से जो मराठा वाला ताकत है वो बोली, इसीलिए मुंबई जोन में इन्होंने जो है पूरा लाभ कमाया। और महाअघाड़ी को धनगर का भी साथ मिला है। तो ये एक समस्या हो गई थी। लेकिन चूंकि बीजेपी ने इनको अभी 18 जातियों को उसमें शामिल किया है, साथ ही साथ जो उसका अपना है माली, धनगर, बंजारी, माधव जातीय जो फॉर्मूला है, वो राम जन्मभूमि आंदोलन से जो बीच में इंपैक्ट हुआ था उसको बीच में फिर से उस रूप में ले जाने की कोशिश की है कि हमारा कौन कौन समीकरण टूटा है पिछले 2-2.5 महीनों में। अगर काफी काम किया, यात्राएं निकाली। ये तो बीजेपी और मतलब पूरी महायुति की बड़ी कामयाबी मानी जाएगी कि अगर 33% मराठा जो आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे हैं उनका भी वोट आपको ज्यादा मिल रहा है, ऐसा सर्वे दिखा रहा है। और ओबीसी का वोट भी मिल रहा है। दोनों के बीच में तो यही दोनों का ही क्लैश है ना, और दोनों आपका समर्थन कर रहे हैं। ओबीसी तो अब बढ़ गया, ओबीसी का वोट तो अब बीजेपी और उसको बढ़ेगा अगर उस आधार पर चलेगा। लेकिन ओवरऑल मैं फिर कह रहा हूं, किसी सर्वे पर जब बड़े मुद्दे आपके सामने हावी होते हैं तो छोटे छोटे समीकरण ध्वस्त होते हैं। ध्यान रखिएगा, जिस ढंग से देश में मुस्लिम फंडामेंटलिज्म खड़ा हुआ है वो महाराष्ट्र में उसका व्यापक प्रभाव है। मालेगांव के, अगर आप उधर से घूमेंगे, मालेगांव और भिवंडी के एरिया के बाहर के हिंदुओं से बात करेंगे तो आपको रिएक्शन दिखेगा। मुंबई में आपको रिएक्शन दिखेगा। मुंबई में जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स
सांसदों विधायकों की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में जिस ढंग से बयान दिया गया कि पकड़ो और मारो, जब तक तो वो सारे से एक रिएक्शन है, तो वो सारे इशू वहां बन रहे हैं। ये हिंदुत्व के अम्ब्रेला में ज्यादा लोग हिंदुत्व आएंगे। के अम्ब्रेला में ज्यादा लोग आएंगे, क्योंकि सबको लगा है कि ये उद्धव ठाकरे, राहुल और इनका जो है ये हल्ले दे के बीजेपी हमारे पास है, तो अब इसलिए ये भी कई जान चीजें लेते हैं सर कि ध्वस्त हुई। एमवीए को यानी महाविकास अघाड़ी को किन किन सेगमेंट्स में बढ़त है। अब बौद्ध वर्ग में 44% की बढ़त है। अब बौद्ध वर्ग कितना बड़ा वर्ग है मैं नहीं जानता महाराष्ट्र में। विदर्भ में बड़ा एरिया है। बड़ा वर्ग है। अंबेडकर साहब के जो फॉलोअर्स है वो उसी इसमें आते नहीं हैं, है बौद्ध वर्ग में 8-10% का वोट। हाँ बिल्कुल। अच्छा ठीक है। आदिवासी में 30% की लेकिन लीड अब है। इसको भी तो जरा सोचिए ना कि जो प्रकाश अंबेडकर जी हैं, अंबेडकर साहब के क्या हुए, उनके पुत्र हुए ना, पोते हुए, तो वो अंबेडकर साहब ने जो दिया है उसमें क्या लिख के दिया है, बुद्धिस्ट ऐसे उन्होंने, उनकी जो लिस्ट है यही है। तो सवाल ये है कि अगर इस तरह से वो टिकट देंगे और लड़ाएंगे तो फिर किसका नुकसान करेंगे? उसी का करेंगे ना जिसको मिल रहा होगा। तो मिल किसको रहा था? कांग्रेस को मिल रहा था, तो नुकसान उसी का प्रकाश करने वाले हैं। अंबेडकर साहब को अपनी साइड तय करनी है कि नहीं है उन्होंने? नहीं, उन्होंने अपने प्रत्याशी तो घोषित किए हैं। अब उसको आप बाद में ले लें, बात अलग है, लेकिन अभी तो वो घोषित कर चुके हैं कुछ सीटों पर प्रत्याशी। वो ऐसे थर्ड फ्रंट की भी कोशिश कर रहे हैं। हाँ, कोशिश की उन्होंने। अच्छा, आदिवासियों में 30% की लीड है। ये एक बड़ा प्लस है महाविकास अघाड़ी के लिए। एसटी वोट तो काफी होगा। एसटी वोट है। लोकसभा में आप देखोगे तो ज्यादातर ऐसी सीटें महाविकास आघाड़ी ने जीती और नंदुरबार तो कांग्रेस ने जीती है। गढ़चिरौली की आप देखोगे तो शिवसेना जीत चुकी है। तो एसटी जो रिजर्व सीट ज्यादा रही है वहां महाविकास आघाड़ी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया लोकसभा चुनाव के अंदर। विधानसभा चुनाव के अंदर भी महाविकास आघाड़ी के साथ ये वर्ग जा रहा है आदिवासियों का। उसी पर झगड़ा चल रहा है गढ़चिरौली जैसी सीटों पर ही, जो अभी महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस और शिवसेना में इस पर झगड़ा है। अच्छा, अब यहां थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट आता है इस सर्वे का, जो हम लोग पहले बात कर रहे थे कि भी अभी तक तो चलो आप समाजों की बात कर रहे हो कि अपर कास्ट, मराठा, ओबीसी, दलित, बौद्ध, आदिवासी। अब जब आप इतनी जनरल कैटेगरी बनाते हो, पुअर क्लास 11% की लीड महाविकास आघाड़ी को, तो पुअर क्लास में तो सब कुछ है। इसके बाद फिर बौद्ध किस क्लास नहीं, में 2 क्लास नहीं, उन्होंने 2 क्लासेस दी हैं जिसमें हिंदू भी एमबीए आ है। गए हैं। पुअर क्लास, हाँ जी, कहीं हिंदू भी है ये पूरे सब हिंदू ही सर्वे है। में, तो ये भी तो सवाल उठेगा ना। सुनिए राजनीति तो, हिंदू की होती है ना। सुनिए तो, पुअर क्लास में 11% लीड एमबीए को, लोअर क्लास में 5% लीड। अब पुअर क्लास में और लोअर क्लास में अंतर कर दिया। अब आप, अच्छा, लोअर क्लास को अगर आप जाति से मान रहे हो वो तो तो वैसे फिर ही अलग है। तो फिर आपने दलित अलग से दिया को, हुआ दलित है। अलग आपने अलग से दिया और हुआ है। उसी में से तो बौद्ध भी हुआ है। पुअर क्लास है, मुझे लगता है ये गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले BPL लोगों को वाले उन्होंने जो- पकड़ा होगा। जो BPL बीपीएल वाले वाले जो एकदम लोग जो हैं गरीब होगा, मजदूर BPL क्लास जो होगा, है। जो बीपीएल इसमें आता होगा, उनको तो उसमें उसे उन्होंने 11% पुअर आ में- गए एमबीए। हाँ, वो उसमें क्या सभी तरह के लोग आ जाते हैं ना उसके अंदर, मतलब उन्होंने कैटेगराइज नहीं किया है। उसमें मुस्लिम बहुत बड़ी कम्युनिटी अच्छा, आगे किसान 11%। अब किसान तो सभी हैं, हर समाज में से हैं। महाराष्ट्र में तो किसान है। अब किसानों में 11% की लीड है एमबीए महाविकास आघाड़ी को। मुसलमानों में 48% की लीड है। इसके लिए तो मुझे लगता है सर्वे की भी जरूरत नहीं थी। हाँ, नहीं, लेकिन इसको कैसे समझें? पुअर क्लास अच्छा, में आगे, बौद्धों लोअर के क्लास में आगे, किसान में आगे। बीपीएल तो मतलब लाभार्थी वाले भी लोग हो गए, पुअर भी लाभार्थी वाले लोग हैं। सर, ये सर्वे ये भी बता रहा है, फिर उसका शायद सामने ग्राफिक में नहीं आ पाएगा, कि लाभार्थियों की बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, जो कि सर्वे के रिस्पोंडेंट्स ने माना कि हमको इनका लाभ मिल रहा है। फायदा हुआ है। उसमें केंद्र की योजनाएं भी हैं और स्टेट की योजनाएं भी हैं, तो वो भी सीधा सीधा प्लस है। वो भी महायुति के लिए महायुति प्लस है। की तरफ लेकिन जाएगा। मैं हर्ष जी की इस बात से सहमत हूँ कि ओवरऑल यदि मतलब इसको मोटे तौर पर देखें तो ये तो इसमें महायुति की सरकार बनने की कोई संभावना में कोई कमी नहीं दिखती है। पूर्ण संभावना। सीधे सीधा यही मतलब है। हाँ, मतलब ये उम्मीद की जा सकती शिंदे है। सरकार लौट रही है। शिंदे सरकार लौट रही है इस सर्वे को यदि आप देखें तो। आपका भी यही मानना है? ब्रेक का समय हो गया वैसे। नहीं, यही है, लेकिन मैं एक जानकारी के लोगों को बता दूं कि अंबेडकर जी मात्र जो है 48 दिन बौद्ध रहे अपने जीवन में। ये देश को ध्यान में रखना चाहिए। बार बार जो फिर क्या हो गए थे? नहीं, लेकिन आप मृत्यु हो गई ना। नहीं, मृत्यु हो गई, आप ऐसे कह रहे हैं नहीं, जैसे नहीं, कोई बदल सुनिए, गए सुनिए, हों। नहीं, नहीं, सुनिए। इसका मतलब अलग होता है। नहीं, नहीं, सुनिए, अब मैं आपने बता रहा हूं। शरारत सॉरी की सर, है। नहीं, ये नहीं, पूरी बात शरारत सुनिए ना भाई। ये शरारत वाली अच्छा, बात सुनिए। है। मैं कह रहा हूं ना, ब्रेक से पहले सिर्फ मुझसे बात किया कीजिए। ये दोनों नहीं, लोग नहीं, विद्वान नहीं, लोग, शरारत नहीं, ये मैं लोग सच्चाई बदमाशी बोल रहा कर हूं। देते हैं, नहीं, चला नहीं, जाता उन्होंने है। तय मृत्यु किया को आप 40 तय वर्ष नहीं कर पहले सकते। मैं बौद्ध बनूंगा, और जाके वो बन रहे हैं आपको 14 अक्टूबर 1956 को, जब एकदम वृद्ध हो गए थे, और 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, नहीं, उन्होंने ये एक धर्म चुन लिया। नहीं, 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 ठीक नहीं है। इसको जो देश में फैलाया जा रहा है, ये सोचने की जरूरत है कि अंबेडकर जी इतने लंबे समय तक सारे बदलना जीवन ही वो था। दलित रहे, हिंदू रहे। हिंदू रहे, बौद्ध धर्म क्यों बने? और बौद्ध तो हिंदू ही हैं।